उनको पता ही नहीं था कि सिंगर बॉलीवुड में कैसे बना जाता है, कोई प्रोसेस, कोई रास्ता, कोई गाइड। फुल दे चम्मा दे जतुक दिलासे, फुल दे चम्मा दे जतुक दिलासे। जब वो साउंड आता है निका, सास ने बहू को डांट दिया और वो नाराज होकर बैठी हुई है, आंसू बहा रही है। तो समथिंग लाइक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने वरुण धवन के लिए बैक टू बैक 3 गाने किए हैं, तो लोग मुझे बोलते भी हैं कि इज वॉइस ऑफ वरुण धवन करके। वे सुनार वे घड़ोला दूर हटा, हिट साइकोटिक जन तोरे हटा, हिट साइकोटिक। वेरी नाइस। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। रणवीर और आलिया की एक फिल्म आई, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। हम सब ने, सिनेमा टीम ने जाकर के फिल्म देखी और उसके बाद वापस आकर के जब उसके गाने रिलीज़ हुए ना, तो हमने रणवीर का जो इंट्रोडक्टरी सॉन्ग था हार्ट थ्रोब, उसको ऐसे रिपीट पे सुना। कम से कम 10 बार 20 बार हमने वो एक दिन में गाना सुना। और अब हमारे साथ, मतलब वो हमारे लिए रणवीर और का इंट्रोडक्टरी सॉन्ग है, लेकिन उस गाने को गाया है देव नेगी ने। आज हमारे साथ देव नेगी स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप पर देव। थैंक यू गरिमा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सो देव, आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं। द्वाराहाट के एक पैतृक गांव से पंजाब होते हुए आपकी जर्नी मुंबई की ओर आगे बढ़ी। कैसी रही वो जर्नी, क्योंकि द्वाराहाट से मुंबई आना एक आसान चीज़ नहीं जी। है। कैसे शुरुआत हुई, कैसे पहुंचे आप मुंबई तक? जुनून था म्यूज़िक को लेके, बहुत ही पैशनेट था। और वहाँ पे तो कोई सोच भी नहीं सकता था जब मैंने म्यूज़िक में आने का सोचा, सिंगर बनने का सोचा। और हम वहाँ के माध्यमिक स्कूलों से पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों से। और फिर बाहर का कल्चर भी उतना पता नहीं था कि कैसा होता है, क्या होता है। बट जुनून बहुत था। तो बचपन में रामलीलाएँ हुआ करती थी वहाँ पे, तो उस पर मैं सीता कभी राम का रोल किया करता था। अरे वाह। हारमोनियम से इतना लगाव हो चुका था कि भाई अब तो ये सीखना है, इसी में कुछ करना है। फिर घर में रफ़ी साहब के गाने, किशोर दा के गाने चलते थे, उनको सुन के उन पे रिहर्स करके कि यार मेरी भी आवाज़ इनसे मैच हो रही है क्या, मैं भी कभी ये बन पाऊँगा क्या, ऐसा सोचता था। ड्रीम थे आँखों में। तो सब चीज़ें लेके फिर मुझे वहाँ पे स्कोप नहीं था म्यूज़िक का। फिर मैं पंजाब से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया म्यूज़िक से। कहाँ पंजाब में, कहाँ? पंजाब में जलंधर में, वहाँ एक कॉलेज है, एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। तो वहाँ से मैंने म्यूज़िक में बैचलर डिग्री किया। फिर मैं प्लेबैक सिंगर बनने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो गया। फिर वहाँ काफ़ी सालों बाद, बहुत मेहनत के बाद फिर फाइनली अभी जो आप सुन पा रहे हैं गाने। ये तो आपने कट शॉट बता दी। मतलब ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती है कि आप जलंधर चले गए और फिर वहाँ से मुंबई चले गए। आपने रामलीला की बात की ना, मुझे याद आ गए मेरे बचपन के दिन। ऑब्वियसली बहुत क्रेज़ है रामलीला का पहाड़ों में ख़ास तौर पर। तो मुझे याद है कि फटाफट पढ़ाई करके, और क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो जाती थी उस समय, और फिर ये होता था कि आगे की सीट घेर के बैठना है और वो रामलीला देखना है। राग बेस्ड रामलीला वहाँ पर होती है। तो कोई याद उस समय की आपके जहन में हो? हाँ, मैं अच्छा, जो दर्शक हमारे पहाड़ से नहीं हैं या जो हमें सुन रहे हैं, उनको आप एक बार बताइए कि कैसी होती है पहाड़ों की रामलीला? पहाड़ों की रामलीला जैसे शहरों में क्या होता है, संवाद होता है और या फिर फिल्मी गानों पे होता है। तो पहाड़ों में राग बेस्ड होते हैं और कुछ संवाद भी होते हैं और राग बेस्ड सॉन्ग होते हैं, फिल्मी सॉन्ग नहीं होते उसमें। तो उसमें चौपाइयाँ होती हैं, छंद होते हैं, तो उनको अलग अलग ट्यून में बना के गाया जाता है। और ऐसे जैसे एक्टिंग की जाती है, ऐसे करके कहो भ्रात तुम, ऐसे करके। कुछ याद है आपको? जी, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज़। मैया मुको बैरी धनुष भयोरी, मैया मुको बैरी धनुष भयोरी, कहा कहूँ मैं माई रे बाप को, कहा कहूँ मैं माई रे बाप को, होते ही विषनादी ओरी, होते ही विषनादी ओरी, मैया मुको बैरी धनुष भयोरी। जब सीता का विवाह नहीं हो रहा होता है, जब वो कोई धनुष तोड़ नहीं पाता है,
तो वो रोते हुए अपनी माँ से बोलती कि मेरे लिए बैरी हो गया धनुष, मुझे बचपन में पैदा होते ही विष मुझे दे देना था, तो आज ये नौबत नहीं आती। नहीं आती। तो ये उसका वो अच्छा। फिर जब आप दिल्ली आए, दिल्ली आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा दिल्ली से, क्या ख़राब रहा दिल्ली में, क्यों आपको दिल्ली भाई नहीं? दिल्ली में एक्चुअली हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ आप करके और सम्मान दे के बात की जाती है छोटे बड़े सबसे। तो दिल्ली में एक तो मुझे उस टाइम पे जब लोगों से कोई भी राह चलते लोगों से बात करते तो एक कोई ढंग से बुलाता नहीं था, एक वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और दूसरा मुझे बड़ा बहुत फास्ट लाइफ, क्योंकि मैं गांव से आया था, गांव के हिसाब से बहुत फास्ट लाइफ लगी, तो मैंने कहा ये मेरे लिए तो नहीं है ये, इसलिए मैं फिर जालंधर सिटी चले गया। आप जालंधर चले गए, वहाँ आप अपनी बहन के पास जी, जी, रहकर जी, आपने पढ़ाई जी, की। तो कितने साल आप जालंधर रहे और फिर मुंबई जाना कब हुआ? 2010 में। कैसे पहुँचे आप मुंबई? जब मैं जालंधर गया मैंने 1 साल मेरे गुरुजी विनोद वर्मा जी से सीखा। फिर उसके बाद मैंने बैचलर डिग्री ली म्यूज़िक में, वोकल और हिंदी में। और फिर उसके बाद मुझे ख़त्म हो गया था, तो मैं घर वालों को बोल रहा था, घर वाले बोल रहे थे तू क्या करेगा वहाँ से, सिंगर कैसे, मतलब उनको पता ही नहीं था कि सिंगर बॉलीवुड में कैसे बना जाता है, कोई प्रोसेस, कोई रास्ता, कोई गाइड, कोई मतलब गाइडेंस। उनको ये एक जॉब भी होती है या इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं और बनेगा कैसे, बट हैं? तो मैंने कहा कि मैंने बीए कर लिया, फिर मैं एमए पीएचडी कर लूँगा, फिर मैं कहीं टीचर ऐसे बॉम्बे जाके पढ़ाई करूँगा, ऐसे करके उनको अच्छा। थोड़ा बहलाया, क्योंकि करना मुझे प्लेबैक सिंगर ही था। टीचर तो आपको हाँ, कभी नहीं बनना नहीं था। बनना था, बट उनके मन को रखने के लिए मैंने हाँ। ये बोला, तो उन्होंने मुझे ठीक है आप जाओ। तो फिर मैं 2010 के एंड में मुंबई आ गया। वो पहला दिन जो आपका मुंबई में था, क्या आपके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, या पहले से आप काम कर रहे थे, जानकार थे? कैसे कहाँ रहे आप उस पहले दिन और कैसे आपको पहला ब्रेक मिला? वहाँ पे कुछ दोस्त मेरे कॉलेज के या फिर जिनको मैं जानता था, वो पहले से वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। इसी फील्ड में? हाँ, इसी फील्ड में। तो मैंने कहा कि मैं भी मुंबई आ रहा हूँ, तो मुझे जब तक मतलब प्रॉपर मुझे सेटिंग नहीं हो जाती, मैं आपके उधर रहना चाहता हूँ घर के लिए। तो बेचारों ने रखा मुझे अपने घर पे। और फिर जब आप किसी को जानते नहीं, आपको काम ढूँढना तो दूर की बात, आपको स्टूडियोज़ तक का पता नहीं होता कि भाई कहाँ कौन सा स्टूडियो है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। जैसे किसी से जो वहाँ पहले से रहते थे वो भी मेहनत ही कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ किया नहीं था, उनको भी एक डेढ़ साल ही हुआ था गए हुए। तो उनके थ्रू कुछ लोगों को मिले, कुछ कंपोज़रों को मिले जो कि स्टार्ट कर रहे थे, वो भी मतलब जाने माने कंपोज़र नहीं थे, नए कंपोज़र जो स्टार्ट कर रहे थे। तो उनसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लोगों को मिले। फिर छोटे-छोटे काम करने शुरू किए, भजन। अच्छा। भजन हम बल्क में भजन करते थे, 250 रुपये मिला करता था एक भजन का। तो ये आप लाइव परफॉर्म करते थे या नहीं, रिकॉर्ड नहीं, किया करते थे? रिकॉर्डिंग की बात। तो ये हुआ करता था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे टाइम जब आगे बढ़ता है, फिर लोग 4 से 8, 8 से 16 लोग वैसे बन मिलते जाते हैं, तो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ छोटा-मोटा काम आते रहता है। फिर भजन के बाद फिर टीवी सीरियल के जो बैकग्राउंड में जो वॉइसेस होते हैं। हाँ, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने ना सुना होगा जब वो साउंड आता है निका, तो वो साउंड ना, चाहे कोई सैड सीन आता है हाँ। उसके पीछे हाँ, करके हाँ। वो म्यूजिक जो आता है, देव ने भी ऐसा कई म्यूजिक दिया। एक बार जी। प्लीज कोई ऐसा म्यूजिक जो आपने किसी सैड सीन को या कुछ दिया हो, प्लीज हमारे दर्शकों के। हाँ, मतलब म्यूज़िक तो म्यूज़िक डायरेक्टर देते थे बीजीएम के, बट हमको आप बताते गाते थे, हाँ, थे? हम गाते थे। तो जैसे सपोज़ मानो कि कोई सास ने बहू को डाँट दिया और वो नाराज़ होके बैठी हुई है, आँसू बहा रही है। तो समथिंग लाइक, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फिर वो सीन कट हो जाता था, फिर दूसरे सीन ऐसे करके, मतलब मान लीजिए टुकड़ों में। कोई साजिश रच रहा है तो कैसा म्यूजिक होगा? अब वो म्यूजिक डायरेक्टर ही बता सकता है। उसमें वो मोस्टली म्यूजिक के थ्रू करते हैं, उसको गा के ही नहीं करते। म्यूजिक जो Humming। जो हम हमिंग कर रहे हैं, वो मोस्टली उन्हीं सीनों पे आता था जो ज़्यादा इमोशनल ऐसे सीन है, उन पे जो आप बोल रहे हैं वो वाली सिचुएशन पे थोड़ा सा पखावज या इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट डडंग ढंग डडंग डडंग करके उस वैसे दिखाया जाता है। अच्छा। तो ऐसे दिखाया जाता था उसमें वॉइस का ज़्यादा रोल नहीं होता था। तो आपने इस तरह से शुरुआत की मुंबई में।
तो कितना वक्त लगा आपको वो पहला काम मिलने में मुंबई जाके? वो पहला काम मिलने में लगभग 2.5 साल। और 2.5 साल क्या किया फिर आपने? 2.5 साल यही ये सब ये छोटे छोटे हाँ, चीज़ों छोटे में। छोटे काम मैं ये थे। छोटे छोटे काम के बारे में ही जानना चाह रही हूँ कि मुंबई जाते ही मिल गया था या इसमें भी वक्त लगा? नहीं नहीं, ये मिले मुझे 2.5 साल के बाद। अच्छा। ये काम मिलने शुरू हुए। ये छोटे मोटे काम, मतलब 2.5 साल किया नहीं, 2.5 साल में ये काम मिलना शुरू हुआ। हाँ, तो मैं वही वो हाँ। जो 2.5 साल का गैप था हाँ, तब उसमें आपने कुछ नहीं। अच्छा उसमें स्ट्रगल मिलते रहे लोगों से, इधर गए उधर गए उधर गए, मिलना जुलना और मेहनत करना, रियाज करना, वो सब चीज़ें। आज ना मेरे लिए बहुत ऐसे सुनहरा मौका है, मैं भी पहाड़ से, देव भी पहाड़ से, तो मैं फोक म्यूज़िक सुने बिना तो आज रहूँगी नहीं, मतलब जो भर भर के मैं आपसे फोक म्यूज़िक सुनने वाली हूँ। द्वारा हाट से जुड़ा एक गाना है पहाड़ी में, प्लीज़ सुना दीजिए। ओ बिना कस के जानू दूर हटा, ओ बिना कस के जानू दूर हटा, हिट साई कौतिक जोला दूर हटा, हिट साई कौतिक जोला दूर हटा, मेरे नाक में न थूली न छे कस के जानू दूर हटा, नाक में न थूली न है कस के जानू दूर हटा, वे सुनार वे घड़ोला दूर हटा, वे सुनार वे घड़ोला दूर हटा, हिट साई कौतिक जोला दूर हटा, हिट साई कौतिक, ऐसे है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। जब हम फोक म्यूज़िक की बात करते हैं, जैसे हम पंजाबी गाने सुनते हैं ना, तो पंजाबी हर किसी की ज़ुबान पर है, चाहे वो हमारी भाषा नहीं, हम नहीं जानते, शब्दों का मतलब भी कई बार नहीं जानते, लेकिन गाने गुनगुनाते हैं। जी जी। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड का फोक इतना रिच होने के बाद भी कहीं पीछे रह गया है? हाँ, एक्चुअली हमारा जो इंटीरियर में होना, हमारे भौगोलिक तौर पे जहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं थी पहले, उसका भी एक कारण है कि वो उसका आज लोग जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जगह है, ये रानी खेत है, ये नीम करोली बाबा यहाँ पे रहते थे, आज जाके पता लग रहा है। क्योंकि उसका इंटीरियर में होना और इतना पहाड़ी एरिया में होना, तो उसका रीच बहुत कम था, तो एक्सप्लोर भी कम हुआ था। बट अब थोड़ा ज़माना ऐसा आ गया, इंटरनेट जब से ज़्यादा फैला हुआ है, तो कि लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, इजीली पहुँच पाते हैं और अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा जान पा रहे हैं। ठीक है, साल 2010 आप मुंबई गए, कट टू 2017 आपको आपका पहला बड़ा ब्रेक मिला, स्वीटी तेरा ड्रामा, बद्री की दुल्हनिया। बद्री की दुल्हनिया जी में। जी। कैसे आपको वो गाना मिला, कैसे वो? 2013 में मेरा पहला गाना आ गया था। वो लो बजट की पिक्चर थी, बट वो प्रमोशन उतना नहीं हो पाया। फिर 2015 में मेरे 2 गाने बड़ी पिक्चरों के आए, तनु वेड्स मनु रिटर्न और गब्बर इज़ बैक के, उनका भी प्रमोशन रह गया। फिर मैं स्ट्रगल में कहा यार गाने भी आ गए, सोचा था गाने आ जाएंगे, कुछ ठीक हो जाएगा, काम मिलना शुरू हो जाएगा, बट लाइफ ऐसी ही चल रही थी। फिर फाइनली बागची जो हैं, तनिष्क बागची, वो मेरे फ्रेंड हैं पहले से, उनके लिए हम स्क्रैचेस डेमोज वगैरह करते रहते थे। तो एक दिन मुझे उनका कॉल आया कि मैं एक स्क्रैच कर रहा हूँ, आगे मुझे पिच करना है। तो राइटर भी थे शब्बीर अहमद, तो हमने गाना रिकॉर्ड किया। गाना वो पहले किसी और फिल्म के लिए था, फुकरे के लिए था। उसमें कुछ इशू हो गया तो उसमें नहीं गया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे फिर से कॉल आया कि उसके लिरिक्स चेंज हुए हैं। तो जब वो गाना हमने किया, तो किसी को पता थोड़ी होता है कि गाना इतना सुपर हिट हो जाएगा या फिर ऐसा थोड़ी हो जाएगा, बट मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग है वो सॉन्ग। हाँ, वो सॉन्ग से मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया और उस आप साल एज अ का, सिंगर एस्टैब्लिश हुए। हाँ जी, उस साल का सबसे मोस्ट व्यूड सॉन्ग था वो, बद्री की दुल्हनिया। और आज भी लोग उस गाने को उतना ही पसंद करते हैं। और वरुण के लिए टचवुड मेरा ये उसको मिला के तीन गाने में गा चुका हूँ। उन पे सूट करती है मेरी वॉइस। हाँ, अच्छा, ये कैसे, मतलब क्या ये सच में ऐसा होता है कि किसी सिंगर की वॉइस किसी एक्टर के साथ अगर ऐसे फिट बैठ जाती है या सूट करती है तो वो ज़्यादा उन एक्टर के लिए हाँ, गाना ऐसा गाते हैं? पहले बहुत ज़्यादा होता था, जैसे आमिर खान के लिए उदित जी गाते थे, तो अब वैसा उतना वो नहीं है। बट मैं थोड़ा लकी रहा हूँ, मैंने वरुण धवन के लिए बैक टू बैक 3 गाने किए हैं, तो लोग मुझे बोलते भी हैं कि वॉइस ऑफ वरुण धवन करके। तो बट आजकल ऐसा सिनेरियो नहीं है,
वो कि इस कैरेक्टर के लिए गाएगा ऐसा नहीं है आजकल। आपने रणवीर के लिए भी 2 या 3 गाने किए हैं ना? हाँ, 2 गाने, एक सिम्बा में टाइटल ट्रैक किया था और एक और ये अभी हार्ट हार्ट थ्रॉप किया। अच्छा, हार्ट थ्रॉप पे आते हैं। ये जब गाना आपको पता चला कि आप गाने वाले हैं, आपके पास कॉल आया, जी, जी। प्रीतम दा के असिस्टेंट जी, का कॉल आया जी। आपके पास, तो क्या ब्रीफ होता है एक सिंगर के लिए? सिंगर के लिए ब्रीफ यही होता है कि जैसे इस गाने का मैं एग्जांपल दूं कि वो गुड़गांव का लड़का है और पंजाबी लड़का है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है हाँ, और जिम जाता है, मतलब वो करता है और ये सब वो था, और पंजाबी है थोड़ा, मतलब टिपिकल पंजाबी टाइप का उसका कैरेक्टर है। और फिर साथ में जब उसके लिरिक्स आ जाते हैं तो उसमें आधा तुमको मिल जाता है अप्रोच कि क्या करना है उसमें। जैसे उसमें लिखा है उसमें कि मैं प्राडा हाँ, गुच्ची ने गुच्ची ने मिलकर मिल के पुत्र पैदा किया। किया। हाँ, तो ये सब चीज़ें जब आते तो बंदा अप्रोच भी वैसे ही करता है गाने को, उस तरीके से कि कैसा कैसा लगेगा वो, कैसा अगर इन वर्ड को इस ट्यून के साथ इस तरीके से गाया जाए, ये अप्रोच रख के गाया जाए तो ये ज़्यादा, क्योंकि एक गाने को गाने के 2-3 अप्रोच हो सकते हैं, बट राइट अप्रोच रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब राइट अप्रोच करेक्ट हो जाता है तो फिर गाना भी लोगों को पसंद आता है। तो कैसे-कैसे डब किया आपने? ये वन गो में डब किया या अलग-अलग ये सिटिंग्स में आप गए? फर्स्ट जब मैं गया था तो पहले मैंने स्थाई और अंतरा डब किया था। तब तक इसमें सेकंड अंतरे में कुछ चेंजेस आ गए थे, क्योंकि कभी-कभी होता है सिचुएशन कुछ इधर तो कुछ वर्ड पहले पसंद आते, फिर बाद में लगता है नहीं है इसको ऐसा करना है, इसको चेंज कर देना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए। वो सब चीज़ें हुई तो कुछ दिनों बाद फिर मुझे फिर से बुलाया गया, फिर मैंने उसका सेकंड स्टैंजा भी चेंज किया। अभी तो गाना रिलीज से 2 दिन पहले तक अभी प्रीतम दा वाज नॉट हैप्पी विद द हुक लाइन, अच्छा, जो उसका हुक है व्हाट अ हार्ट थ्रॉब दी, तो उसके लिए डबिंग के लिए फिर उसका कुछ ट्यून हमने अभी वापस कुछ दिन पहले? हाँ, मतलब मूवी के बाद, रिलीज नहीं नहीं होने के नहीं, बाद, रिलीज के रिलीज बाद से नहीं, पहले? रिलीज से पहले, गाना जब पिक्चर आने वाली थी उससे पहले, अच्छा, कुछ 1-2 दिन पहले ही। तो क्योंकि प्रीतम दा बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, और तो फिर हमने उसमें कुछ ज़्यादा ने चेंज बताए प्रीतम दा ने, तो वो भी हमने किए। तो सबसे ऐसे टफेस्ट कंपोजर कौन है जिनके साथ काम करना आपको लगता है बहुत स्ट्रिक्ट है? आजकल तो स्ट्रिक्ट, मतलब पुराने ज़माने में मैंने सुना है कि ऐसा होता था, बट अब ऐसा कोई नहीं है। पहले लोगों को बहुत परेशान किया जाता था, बुली किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था कि तुम बोली क्या मतलब कैसे? मतलब कि बंदा गा रहा है, एक पिक्चर नहीं है वो आमिर खान की, अकेले हम अकेले तुम्हें क्या है, वो जब गा रहा होता तो उसको बोलते मैं इसे मज़ा चखाता हूँ अभी, उसको बोलेंगे कि मज़ा ही नहीं आ रहा जो तू गा रहा है, अच्छा, चाहे आ भी रहा है, उसका मोरल डाउन कर तो ये देंगे। रियल लाइफ में होता था ऐसा? हाँ, बड़े कंपोजर थे पहले, तो वो ऐसा करते थे, बट हमने सुना है और ऐसा होता भी है, मैंने देखा भी है। आपके साथ हुआ कभी मेरे कुछ? साथ नहीं हुआ है, बट लोगों के साथ हुआ है, उन्होंने बताया। तो बट अब नहीं होता, अब थोड़ा फ्रेंडली हो गया है, बहुत फ्रेंडली, मतलब यार ये ऐसा कर लेना, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसा 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 रहता है। अच्छा, तो आगे बढ़ेंगे इस कॉन्वर्सेशन में, लेकिन वक्त है एक और गाना सुनने का। हाँ जी। गिरदा का कोई प्लीज़ गाना सुना दीजिए, कोई गिरदा तो फोक बहुत ही म्यूजिक अच्छे उनका। कवि हैं। हाँ, हाँ, एक गाना है उनका, उत्तराखंडा मेरी हाँ उत्तराखंड, मातृभूमि। हाँ वो हाँ, सुना देता हूँ। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, उत्तराखंडा मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, जय हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, जय हिमाला, ऐसा कर कुछ है। वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा, जैसे हम क्या करते हैं, गानों को ना एक्टर्स से जानते हैं कि ये रणवीर का गाना है, ये रणबीर का गाना है, ये शाहरुख का गाना है। सिंगर्स के नाम से कई बार हम गानों को नहीं जानते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ड्यू क्रेडिट जो सिंगर्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, या अब सिनेरियो बदला है? अब कुछ सालों से बदला है एक्चुअली। पहले म्यूज़िक रिलीज़ पार्टी हुआ करती थी, फंक्शन हुआ करता था, जहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड जितने लोग हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिसिस्ट और सिंगर, वो लोग जाया करते थे, और वहाँ पे प्रेस आया करती थी और सबके बारे में जानती थी। अभी कुछ सालों से वो बंद हो गया है, और ऑफ कोर्स सिंगर से, इंडिया में प्लेबैक सिंगर से बड़ा स्टार तो हीरो या हीरोइन होती है जो पर्दे पे दिखते हैं।
तो अभी उस पे मुझे थोड़ा लगता है कि सिंगर को उतना ड्यू नहीं मिलता उस चीज़ का कि भाई इन्होंने गाना, क्योंकि प्लेबैक ही बन के रह जाता है वो। मतलब वो वरुण धवन का सॉन्ग पहले होता था ना कि ये रफ़ी साहब का सॉन्ग है, किशोर कुमार का सॉन्ग है। अभी वो सिनेरियो धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, जैसे अभी ट्यूबलाइट जब सलमान की आई थी तो उसके गाने में भी आपने वो जो जी, पहाड़ी लिरिक्स जी, हैं जी, वो जी। गाए थे, हाँ, प्लीज़ गा के सुनाइए। वो फूल देई छम्मा फूल देई, दे हाँ, चम्मा छम्मा दे, देई। ये एक त्योहार भी होता है पहाड़ों में जो हाँ, दर्शक वो पिक्चर, देख रहे वो हैं। फ़िल्म का जो मुझे प्रीतम दा का ब्रीफ यही था कि ये फ़िल्म का जो प्लॉट है, फ़िल्म की जो स्टोरी है वो कुमाऊँ से है। तो उनको तब तक पता नहीं था कि मैं कुमाऊनी हूँ। मेरे तब उतने उनके साथ गाने भी नहीं थे। तो किसी से पता चला कि देव कुमाऊनी है, तो उन्होंने बोला देव एक गाना गाना भी है और उसके फ़ोक पार्ट उसके लिखने भी हैं, जो उसका कोरस है उसका फ़ोक पार्ट लिखना भी है। तो फिर मेरे ज़हन में एक ही गाना आया, फूल देई छम्मा देई, वो सुनाता हूँ मैं उसको। फूल देई छम्मा देई जतुक दिलासै, फूल देई छम्मा देई जतुक दिलासै, ओ होई 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 मनुव करटम झोई होई, फूल देई छम्मा देई जतुक दिलासै। दरअसल एक त्योहार होता है पहाड़ों में फूल दे के नाम से, जिस दिन बच्चे फूल और चावल लेकर के हाँ, घर घर जाते हैं और उनकी धेली यानी कि दरवाजे पे फूल डालते हैं और उसके बदले में उन्हें गुड़ हाँ, चावल, हमने चावल मिलता है। हमने यहाँ पर भी अपने अच्छा, न्यूज़ रूम में भी वो सेलिब्रेट किया अच्छा, था फूल हाँ, दे, हाँ जी। तो तब ये गाना बच्चे गा रहे होते हैं। जी, जी, जी। सो जैसे अब तो जैसे पवनदीप हो गए या राघव हो गए, ये सब पहाड़ से निकल कर अब मुंबई पहुंच रहे हैं, तो आप जी। लोग, आपका इन लोगों से मिलना मिलना होता है, गेट टुगेदर होती आ, है? उतने लोगों से अभी सबका फील्ड अलग अलग है। जैसे एक राघव तो डांस में है, तो और सभी, बॉम्बे क्या है, बहुत फास्ट सिटी है, बहुत दौड़ती हुई सिटी है। तो जैसे पवनदीप से पहले उनसे मुलाकात हुई है, उनके लिए कुछ गाने भी मैंने गाए थे, वो बीच में कंपोज कर रहे थे। तो और वहाँ पे उत्तराखंडी जो समाज है उनका ग्रुप भी है, तो वहाँ कौतिक करके फंक्शन होता है, तो उसके बारे में चर्चा करना या कभी वहाँ जाने का मौका भी मिल जाता है। अच्छा, आप क्या करते हैं जब आप गाना नहीं गा रहे होते हैं या कोई स्केड्यूल नहीं होता है, तो आपको अपने उस फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? क्या आप गाने सुनते हैं, कुछ खा, मैंने सुना आप बहुत अच्छे शेफ़ भी हैं। जी, जी, मैं, हाँ, तो खाना मैं ठीक-ठाक बना लेता हूँ। और ये उत्तराखंडी जो फूड है, जैसे डुबुक हो गए, हाँ, चुड़कानी हो गई, चुड़कानी। तो पहाड़ी ये जो खाना है मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं बनाता हूँ खाली टाइम में जब मैं फ्री होता हूँ। और स्पेशल मैं और घर से लेके जाता हूँ जब पहाड़ आता हूँ, तो भट्ट हो गया, बड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ें जो ऑथेंटिक हमारे वहाँ की, पिसा हुआ नमक हो गया। और पिसे हुए नमक को जब नींबू के साथ खाते हैं हाँ हमारे हाँ, वहाँ सर्दियों में, हाँ वो, सना हुआ नींबू। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने बॉम्बे में मंगवाता हूँ पार्सल से, हाँ, फिर यहाँ, अच्छा। हाँ, तो यहाँ आके फिर सबको खिलाता हूँ जो भी खाते हैं। तो अब जब आप पहाड़ जाते हैं, तो वो पहाड़ जो देव छोड़ के मुंबई आए थे और आज का पहाड़, आपको कितना अंतर दिखता है? अभी तो कितने साल हो गए मुझे, जब से मैंने घर छोड़ा है 2006 से, बहुत 18 साल हो गए होंगे। तो अंतर तो काफ़ी है, बट क्या है ना, अभी तक वहाँ का जो रोड्स हैं उनका विकास, और सिंगल रोड्स हैं, कभी किसी को इमरजेंसी है, रोड ख़राब रहती है, हॉस्पिटल दूर हैं, तो ये थोड़ा चिंता का, थोड़ा मुझे चिंतित होता हूँ इसके लिए कि कोई परेशान है और उसे जाना है तो कैसे जाएगा। रोड भी एक ही है, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होती है वहाँ पे, वो सब चीज़ें हैं थोड़ा सा चिंता करने वाली। अच्छा, यूट्यूब पर जैसे आजकल हमने देखा है कि अब ना थोड़ा आसान हो गया है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, आप गाने बनाएं, जी, जी, डाल जी। दीजिए, लोगों को पसंद आए तो वो चल हाँ, जाता है, चल और उसके जाता है। बाद तो आपको लगता है कि अब थोड़ा स्ट्रगल कम हो गया है या चीज़ें आसान हो गई हैं? चीज़ें आसान कितना नहीं है। आसान किया है सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को? हाँ, उनके लिए जो जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, उनको अगर एक्सप्लोर करने के, जैसे बॉलीवुड हमारे लिए सबसे बड़ी जगह है, मानी जाती है। तो जब से इंटरनेट आया तो उसने अपने, जो अंदर तुम्हारे खुद का जो थॉट है गाने को लेके, उसको तुम बिना किसी इंटरफेरेंस के, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के इंटरफेरेंस से खुद से निकाल सकते हैं, उस गाने को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और लोग, आपके कंटेंट में दम है तो लोग उसको सुनेंगे और आपके गाने को प्यार करेंगे। और बॉलीवुड में कहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि
प्रोड्यूसर को गाना पसंद आता है तो कभी डायरेक्टर को नहीं आता, डायरेक्टर को आता है, प्रोड्यूसर को नहीं आता, फिर कौन सा चंग, ये चंग पसंद नहीं आया तो उसके साथ, क्योंकि उसमें पैसा भी इन्वॉल्व रहता है तो कोई भी रिस्क क्यों ले, तो उसमें बहुत सारे अलग, इंडिविजुअल म्यूज़िक करना और बॉलीवुड म्यूज़िक करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अच्छा, अब जब आप मुंबई में ही रहते हैं और आपने इतना कुछ अचीव भी कर लिया है, गाने गाते हैं और ये सब, आगे आने वाले समय में हम आपको और किन किन चीज़ों में सुन सकते हैं, या फिर पहाड़ के जो लोग मुंबई आकर अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको अगर आप कोई एक सजेशन देना चाहें तो? सजेशन यही है, एक तो बॉम्बे जो है वो टाइम टेकिंग सिटी है, टाइम लेती है वो। और ऐसा नहीं कि हम 1-2 साल आए, 3-4 साल आए और कुछ हो जाएगा, नहीं बना, टाइम भी वेस्ट किया और निकल गए। तो जब भी आना तो सोच समझ के आना, पूरी तैयारी करके आना और टाइम लेके आना। अच्छा, ये जितने भी टैलेंट हंट शोज़ होते हैं, कई बार ऐसी खबरें आती हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स खुद भी क्लेम करते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होते हैं, कि आप ऐसा मानते हैं? आपको मैं ऐसा तो कभी गया नहीं इन शोज़ में, तो मुझे पता नहीं स्क्रिप्टेड होते हैं या क्या होते हैं। पर क्या इन्होंने राह थोड़ी आसान कर दी है? हाँ, रहा जो नए सिंगर्स हैं उनके लिए तो आसान है कि वो इजीली कंपोज़र से मिल सकते हैं। बाकी उनकी किस्मत है, उनका टैलेंट है, वो आगे फ़िल्मों के लिए गा पाते हैं या नहीं गा पाते, ये उनकी किस्मत है। बस आसान तो हो जाती है। जाते जाते एक और पहाड़ी गाना। जी, एक गाना मुझे बहुत पसंद है। कलबज मुरोली ओ बेणा ऊंचा नीचा डाणो कलबज मुरोली ओ बेणा ऊंचा ऊंचा डाणो चिरिगे कालेजी मेरी ओ देख मान थैंक यू सो मच देव, आप आए, आपने समय निकाला, ललन टॉप के न्यूज़ रूम में आए। थैंक मैं यू तो सो मच। बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ आपके चैनल का और सब आपका कंटेंट में देखते रहता हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है कि आप आज मैं यहाँ पे आया और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू।